हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स जो पहले आया उसने पहले पाया। तो जो जॉब्स पहले आएंगी उन्हें ही पहले प्रोसेसर मिलेगा। ये हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ये हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सी होती हैं बताइए। ये एल्गोरिदम इनका मतलब ये होता है कि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं होता वो कम्प्लीटली, कोई दूसरा प्रोसेस बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हमारा एक कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? मान लो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक का टाइम है 20 मिली सेकेंड्स और दूसरे का टाइम है 2 मिली सेकेंड्स। अब ये जो 20 मिली सेकेंड वाला प्रोसेस है वो पहले आ गया, फर्स्ट नंबर पे ये आ गया और ये सेकेंड नंबर पे आ गया। तो क्या होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसे प्रोसेसर मिलेगा, तो इसको जो होगा वो प्रोसेसर मिल जाएगा, क्योंकि इसका टाइम जो है वो ज़्यादा है एग्जीक्यूट करने में और जो दूसरा प्रोसेस है इसका टाइम कम है, तो इस वाले प्रोसेस को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम कॉन्वॉय इफेक्ट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की हमारी एडवांटेजेस होती हैं, ये इजी टू यूज़, अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करने में भी इजी होता है। ये फीफो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कॉन्वॉय इफेक्ट से सफ़र करता है, मतलब कि जो छोटा प्रोसेस होगा उसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में वो हाई होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस क्या होती है? पुअर होती है। मीन्स प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है ज़्यादा, तो परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है? पुअर हो जाती है। इसमें प्रायोरिटी या बर्स्ट टाइम का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। ये FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये ध्यान नहीं रखता कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, या फिर किसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, किसका कम है। ये कोई भी ऐसा कंसिडरेशन में नहीं लेता, बस जो पहले आएगा उसे वो प्रोसेसर मिल जाएगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। एक तो हमें प्रोसेस गिवन होगा कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, फिर हमारा बर्स्ट टाइम गिवन होगा और अराइवल टाइम गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि अराइवल टाइम हमारा 0 है और हमें क्या क्या सॉल्व करना है? वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बनाना ज़रूरी होता है। अगर हमने एक बार इसे बना लिया तो हमारा 90% काम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गैंट चार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। मतलब क्या कि जो प्रोसेस होगा वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोसेस हमारा आएगा। तो अराइवल टाइम 0 है, मतलब चारों एक साथ ही आए होंगे, ठीक है। तो अराइवल टाइम 0 है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था? P1, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो मतलब जो पहले आया उसको प्रोसेसर मिलेगा। तो सबसे पहले कौन आया? P1 आया, 0 पे आया। उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 21, तो वो 21 तक एग्जीक्यूट होगा। फिर कौन आया? P2 आया भाई। अब उसका बर्स्ट टाइम है 3, तो वो 21 + 3 क्या? 24 तक एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि हम बीच में P2 को इंटरप्ट करके कोई और प्रोसेस ला रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारा ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वो पूरा ही एग्जीक्यूट होगा। फिर आया P3 कब तक चलेगा? 6 तक चलेगा, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 6 है, तो 24 + 6 = 30। अब लास्ट में कौन है? P4, ये हो गया 32। तो ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। अब देखो इसे में हम बना लेते हैं। ये है हमारा वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा जो प्रोसेस है वो आया कब? 0 पे आया और इसका अराइवल टाइम कितना था? 0, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब P2 आया कब? 21 पे P2 आया, बट वो आना कब था? 0 पे आना था, क्योंकि अराइवल टाइम क्या है? 0, ये हो गया 21। P3 कब आया? 24 पे आया।
आना था उसे 0 पे, तो उसने 24 मिली सेकेंड मान लेते हैं यूनिट है, इतना वेट करा। नेक्स्ट P4 आया कब, 30 पे आया, अराइवल टाइम उसका 0 था, तो ये हो गया 30, ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, P1 कब कंप्लीट हुआ, 21 पे P1 कंप्लीट हो गया, P2 कब कंप्लीट हुआ, 24 पे, P3 30 पे एंड P4 32 पे। तो वेटिंग टाइम में हम ये लेते हैं कि कब आया, कंप्लीशन टाइम में इधर वाला लेंगे कि वो कब पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे लेते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम क्या है इसका 21, अराइवल टाइम क्या है 0, तो 21 माइनस 0 इज 21। ठीक है, अब इसमें P2 प्रोसेस कंप्लीशन टाइम क्या है 24, अराइवल टाइम है 0, तो ये हो गया 24, ये इसका 30 माइनस 0 इज 30, नेक्स्ट इज 32 माइनस 0 इज 32। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे एवरेज वेटिंग टाइम बताओ, तो सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर लो, +30 डिवाइड बाय एवरेज है, तो टोटल कितने प्रोसेस हैं 4, तो इन्हें 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जहाँ पे हमें अराइवल टाइम दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, हम गैंट चार्ट बनाते। सबसे पहले 0 पे कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया 0 पे, क्योंकि ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो ये 3 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो 3 तक हो गया, तो अब जब 3 टाइम हो गया, 3 मिली सेकेंड का टाइम हो गया, तो कौन कौन से प्रोसेस आ चुके, तो P2 आ चुका, तो रेडी स्टेट में हमारा क्या है P2 है, तो अब P2 आ जाएगा। P2 कब तक चलेगा भाई, 6 तक चलेगा, तो ये 9 तक हो गया। अब 9 तक हमारे कौन कौन से प्रोसेस आ चुके, P3 आ चुका, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आया इसमें, P4 आया, P3 आया विद टाइम अराइवल टाइम इज 4, तो यहाँ पे P3 आ जाएगा। बस टाइम कितना है उसका 4, यहाँ पे लिखेंगे 13, 9 + 4 इज 13। फिर कौन सा आया P4 आया, P4 का बस टाइम है 5, ये हो गया 18। अब फिर कौन सा आया था लास्ट में P5 है बस टाइम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और ऐसे यहाँ पे हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं, चलो पहले। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम हमने क्या बताया था, क्या होता है, पहले हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है 3, P2 का 9, P3 का 13, P4 का 18 एंड P5 का 20। अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या था हमारा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्या है 3 माइनस 0 इज 3। P2 का कंप्लीशन टाइम इज 9, अराइवल टाइम 2, 9 माइनस 2 इज 7। इसका कंप्लीशन टाइम 13 माइनस 4 इज 9, 18 माइनस 6 इज 12 एंड 20 माइनस 8 इज 12। अब हमारा क्या बचा, वेटिंग टाइम बचा। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या आया 3, बस टाइम है 3, तो ये हो गया 0। 7 माइनस 6 ये हो गया 1 वेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज 9 माइनस 4 इज 5, 12 माइनस 6 इज 6। कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम है 12 माइनस बस टाइम है 5 इज 7। ओके, अब इसका बस कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम है 12, बस टाइम है 2, तो यह 10। अब देखो क्या होता है, जब भी हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है तो उसमें वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम होता है। वैसे वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला ये होता है और रिस्पॉन्स टाइम निकालने का जो जैसे हमने इसमें निकाला था कि कंप्लीशन टाइम माइनस जो जितना उसका अराइवल टाइम था वो कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये सॉल्व करना। और अगर नहीं आता है या कुछ और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।